हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पे डिस्कशन चल रहा था। हमने चार्जेस के सिस्टम के लिए इंट्रैक्शन एनर्जी निकाल ली थी, इंट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली थी। नाउ हम आगे देखें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस इन एक्सटर्नल फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस इन एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल चार्ज। सबसे पहले हम देखें यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल चार्ज इन एक्सटर्नल फील्ड। कौन सा चार्ज ले रहे हैं हम? पॉइंट चार्ज ले रहे हैं, ठीक है। सिंगल पॉइंट चार्ज इन एक्सटर्नल फील्ड। तो सिंगल पॉइंट चार्ज की अपनी खुद की एनर्जी नहीं होती, याद रखना, ठीक है। अगर कोई सिंगल पॉइंट चार्ज है तो उसकी अपनी खुद की एनर्जी नहीं होगी। खुद की मीन्स सेल्फ एनर्जी नहीं होगी उसमें, अगर सिंगल पॉइंट चार्ज है। लेकिन अगर सिंगल पॉइंट चार्ज किसी दूसरे चार्ज से इंटरेक्ट कर रहा है, पॉइंट चार्ज Q1 Q2 से इंटरेक्ट कर रहा है, तो इंट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी होगी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है बच्चों। नाउ तो बच्चों ये हमारा एक्सटर्नल फील्ड है, ये एक्सटर्नल फील्ड है। इस एक्सटर्नल फील्ड में यहाँ पर कहीं कोई चार्ज है, पॉइंट A पे कोई चार्ज है Q1। इस पॉइंट चार्ज की हमने क्या निकालनी है? पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी ऑफ दिस चार्ज? Q1 इंटू VA, Q1 इंटू VA, ठीक है। Q1 इंटू VA। VA क्या चीज़ है? VA इज द पोटेंशियल, क्योंकि ये फील्ड में है चार्ज, और फील्ड में होने की वजह से पॉइंट A पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। पॉइंट A पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। तो इस फील्ड की वजह से होगा वो पोटेंशियल किसकी वजह से होगा? इस फील्ड की वजह से होगा। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अगर आप पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन देखें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज़ है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज, दिस चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट A। इन्फिनिटी से पॉइंट A तक इस चार्ज Q1 को लाने में क्या गया वर्क डन अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। वो वर्क डन इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। वो वर्क डन कैसे निकलेगा? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस मींस कौन सा वाला वर्क डन निकालना? हमने अगेंस्ट निकालना है। तो अगेंस्ट में हम क्या करते हैं? बाद वाला पॉइंट माइनस पहले वाला पॉइंट। तो ये इन्फिनिटी जगह है, तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या? 0। इन्फिनिटी से चार्ज यहाँ आया, ये बाद वाला पॉइंट है, तो पॉइंट A का पोटेंशियल माइनस इन्फिनिटी का पोटेंशियल। इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0 मींस पोटेंशियल एट पॉइंट A। पोटेंशियल एट पॉइंट A किस वजह से? इस फील्ड की वजह से। अगर फील्ड नहीं है तो पॉइंट A पे पोटेंशियल क्या होगा? 0। तो पहले चार्ज को A पे पोटेंशियल 0, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0। चार्ज Q1 को लाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। अगर चार्ज फील्ड के अंदर आ रहा होगा तो किसी और चार्ज की वजह से फील्ड जनरेट हो रहा होगा, ठीक है। अगर ये चार्ज किसी फील्ड के अंदर आ रहा होगा तो उस फील्ड की वजह से पॉइंट A पे पोटेंशियल होगा। तो पोटेंशियल जो है वो कहां पर है? एट A ड्यू टू फील्ड, ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड। तो ये होगी चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी, चार्ज Q1 की पोटेंशियल एनर्जी इन दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या चीज है? एक्चुअली वर्क डन है इन ब्रिंगिंग दिस चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रुप ऑफ चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड। अगर 2 पॉइंट चार्जेस का सिस्टम है, किसी एक्सटर्नल फील्ड में नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बच्चों? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। दोनों चार्जेस के बीच की जो इंट्रैक्शन एनर्जी है, इंट्रैक्शन की वजह से जो एनर्जी है। लेकिन अगर चार्जेस किसी फील्ड में है, मान लो ये हमारा फील्ड है, ये फील्ड है, ये मान गए रेडियल फील्ड है, और इस रेडियल फील्ड में 2 पॉइंट चार्जेस हैं, 2 पॉइंट चार्जेस हैं। एक ये चार्ज है Q1,
ठीक है, और एक चार्ज ये है Q2, एक चार्ज ये है Q1 और एक चार्ज ये है Q2। ये दो चार्जेस हैं चार्ज ए और बी पर। R12 इनके बीच की डिस्टेंस भी है मान लिया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज है, इन दोनों चार्जेस को, इस चार्ज Q1 को और इस चार्ज Q2 को इन्फिनिटी से इनकी रिस्पेक्टिव लोकेशन तक लाने में क्या गया वर्क डन। कौन सा वर्क डन, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जब चार्जेस इस फील्ड के अंदर आ रहे होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उन चार्जेस के ऊपर फोर्स लगाएगा, उस फोर्स के अगेंस्ट चार्जेस को इन्फिनिटी से पॉइंट ए और पॉइंट बी तक लाने में क्या गया वर्क डन जो है वो क्या है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। ये दो चार्जेस के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। अगर हम सबसे पहले पहले वाले चार्ज को लेके आए तो पहले वाले चार्ज को लाने में क्या गया वर्क डन कितना होगा बच्चों, पहले वाले चार्ज को लाने में क्या गया वर्क डन जो होगा वो होगा Q1 इंटू VA। फर्स्ट चार्ज को लाने में क्या गया वर्क डन, Q1 इंटू VA। VA क्या चीज है, V है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एट पॉइंट A ड्यू टू दिस फील्ड। इस फील्ड की वजह से पॉइंट A पे जो पोटेंशियल है वो है VA। अगर ये फील्ड नहीं है तो पॉइंट ए पे पोटेंशियल 0 होगा, तो पहले चार्ज को लाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, ठीक। अब मैं दूसरे चार्ज को लेके आऊंगा तो दूसरे चार्ज को लाने में वर्क डन कितना होगा, Q2 इंटू पोटेंशियल एट बी, ठीक है, Q2 इंटू पोटेंशियल एट बी। बी पे पोटेंशियल क्या होगा, बी पे जो पोटेंशियल होगा दूसरे चार्ज Q2 को लेके आया, वर्क डन कौन सा, अगेंस्ट वर्क डन क्या होगा, दिस चार्ज Q2 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड इंफिनिटी यानी VB। तो प्लस Q2 इंटू B पे पोटेंशियल क्या होगा, B पे जो पोटेंशियल होगा वो दो वजह से होगा। दो वजह कौन, एक तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा चार्ज Q1। B पे चूंकि Q1 भी आ गया, Q1 का खुद का अपना फील्ड भी होगा ना बच्चों, Q1 ये एक्सटर्नल फील्ड है और Q1 भी अपना फील्ड क्रिएट कर रहा होगा, तो Q1 की वजह से भी B पे पोटेंशियल आएगा और इसकी वजह से भी B पे पोटेंशियल आएगा। इस फील्ड की वजह से B पे पोटेंशियल मान लो VB है, फील्ड की वजह से B पे जो पोटेंशियल है, फील्ड की वजह से जो B पे जो पोटेंशियल है वो कितना है VB, और Q1 की वजह से B पे पोटेंशियल कितना है, Q1 की वजह से B पे पोटेंशियल पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस पे पोटेंशियल 1/4πε0 Q1 अपॉन R12, ठीक है। तो ये आपका टोटल पोटेंशियल है एट B, क्लियर, ये टोटल पोटेंशियल आ गया आपका B पर, ठीक है, VB डैश, यू कैन से दिस इज VB डैश। तो ये आपकी हो गई टोटल वर्क डन। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तो U आपको मिलेगी कितनी, Q1 इंटू VA प्लस Q2 इंटू VB प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये तो चार्जेस की इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी हो गई, चार्जेस के आपस में इंटरेक्शन की वजह से हो गई पोटेंशियल एनर्जी। ये चार्ज Q1 में के Q1 की पोटेंशियल एनर्जी हो गई एक्सटर्नल फील्ड में होने की वजह से, ठीक है। VA जो है वो क्या है, पोटेंशियल की वैल्यू ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड। ये चार्ज Q2 के अंदर पोटेंशियल एनर्जी हो गई किस वजह से, एक्सटर्नल फील्ड में होने की वजह से। VB क्या है, पोटेंशियल एट B ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड। तो आपने क्या करना होगा, इस एक्सटर्नल फील्ड की वजह से A पे पोटेंशियल निकालना होगा, B पे पोटेंशियल निकालना होगा, तो Q1 इंटू VA प्लस Q2 इंटू VA प्लस इंट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। अगर तीन चार्जेस का सिस्टम है, यहाँ तीन चार्जेस का सिस्टम है, एक और आ जाए Q3, तो अगर एक Q3 और आ गया तो Q3 इंटू VC पॉइंट C पे, Q3 इंटू VC प्लस ये वाले कितने टर्म मिलेंगे आपको, वही n इंटू n-1/2, ठीक है, तीन टर्म मिलेंगे, तीन इंट्रैक्शन होंगे तो 3 टर्म्स और यहां से और आ जाएंगे, ठीक है। तो टोटल टर्म कितने हो जाएंगे, 1 2। अगर ऐसे तीन चार्जेस हैं, मान लो अगर आपके तीन चार्जेस सिस्टम में, मैंने 2 दिखाए हैं, अगर ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, तो अब आपको तीन टर्म तो यहाँ से ये वाले मिलेंगे इंट्रैक्शन टर्म 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13। इनका ये इंट्रैक्शन और ये इंट्रैक्शन, तीन टर्म ये मिले, फिर Q1 इंटू VA प्लस Q2 इंटू VB और प्लस Q3 इंटू VC, अगर ये किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर है सिस्टम तो। तब आप ऐसे कर लेंगे सिस्टम के लिए,
ठीक है। आपके पास क्वेश्चन अगर आया तो ऐसा क्वेश्चन आएगा एक्सटर्नल फील्ड में दो चार्जेस के लिए। जैसे एक क्वेश्चन देखें, यहां से एक क्वेश्चन को यहां से सॉल्व करें। बच्चों कोई भी बात नहीं समझ में आ रही है, मैं आपके साथ 24 आवर्स कनेक्टेड हूँ, 24 घंटे आपके साथ मैं कनेक्टेड हूँ, ठीक है। ग्रुप में 24 घंटे आपके साथ कनेक्टेड हूँ। कोई प्रॉब्लम अटक रही है, आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो इमीडिएट लेक्चर से अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो आप इमीडिएट पूछ लें, ठीक है। जूम पे मैं इसलिए अपलोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जूम पे कुछ बच्चे बहुत इंटीरियर में हैं, वहाँ से उनकी कनेक्टिविटी नहीं बन पाती है, तो इसलिए जो है कई बार जो जूम पे क्लास लेनी पड़ती है। तो आप लोगों के साथ 24 घंटे हम कनेक्टेड हैं। ये मीडियम मुझे ठीक मीडियम लग रहा है कि हम वीडियो बनाएं, उसको अपलोड कर दें और आपको जो भी बात समझ में ना आए वो इमीडिएट हमसे पूछ लें। क्लासरूम लेक्चर की अगर एक भी बात आपके नहीं समझ में आ रही है तो इमीडिएट 24 आवर हम आपसे कनेक्टेड हैं, ठीक है। कभी भी किसी भी समय पूछ लें, कोई टाइम बाउंड नहीं है कि इसी टाइम पूछना है। आप किसी भी टाइम जो है अपनी प्रॉब्लम पोस्ट कर दें, उसको हम जो है हर तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेक्चर में कोई दिक्कत है या क्वेश्चन लगा रहे हैं उसमें कोई दिक्कत है, उसको पोस्ट कर दें ना। क्वेश्चन है आपके पास, a system consists of two point charges, -7 microcoulomb and -2 microcoulomb placed at -9 centimeter, 0, 0 and 9 centimeter, 0, 0 respectively. Find potential energy of the system. Find potential energy of system. First part है and the second part is find work done in separating the charges. Find work done in separating the charges infinitely apart. वर्क डन निकालना है इन सेपरेटिंग द चार्जेस इनफाइनाइटली अपार्ट, ठीक है। तीसरा निकालना है नाउ द सेम सिस्टम इज प्लेस्ड in an external field E is equal to 9 into 10 to the power 5 upon R square न्यूटन पर कूलम, ठीक है। फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। क्लियर है बच्चों? ये हमें क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, ठीक है, क्या है क्वेश्चन देखें जरा। ये क्वेश्चन कि दो चार्जेस हैं 7 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट -9 सेंटीमीटर, 0, 0 एंड 9 सेंटीमीटर, 0, 0 रिस्पेक्टिवली। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। PE इज द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो एक चार्ज रखा हुआ 7 माइक्रोकूलम का कहाँ पे, -9 सेंटीमीटर पे। एक चार्ज रखा हुआ -2 माइक्रोकूलम का 9 सेंटीमीटर पे। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? ये 7 माइक्रोकूलम है, ये -2 माइक्रोकूलम है। ये कहाँ रखा है? ये आपका मान लो ओरिजिन है।
तो ये रखा है 9,0,0 सेंटीमीटर में है ये रखा है -9,0,0, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 18 सेंटीमीटर। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितनी हो जाएगी यहाँ पर 1/4πε0। चूँकि कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, सिर्फ एक्सटर्नल एनर्जी निकालनी है, Q1 Q2 अपॉन R12, तो 9 × 10⁹ Q1 इज 7 माइक्रोकूलम, 7 × 10⁻⁻6। Q2 इज साइन के साथ रखना होता है एनर्जी के कैलकुलेशन में चार्जेस को, क्या है -2 × 10⁻⁻6, ठीक है बच्चों। और R12 9 और 9 मिलके कितना हो गया 18 सेंटीमीटर, 18 मतलब कितना 18 × 10⁻², ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में करना है, स्क्वायर मत कर देना, नीचे स्क्वायर कर दिया तो फिर ये फोर्स हो जाएगा, ठीक है। R है R स्क्वायर नहीं है, क्लियर। तो 9 2 बार गया, ये 2 से 2 चला गया, ठीक है, बचा ऊपर 7 12 9 और 2 11, 11 - 12 10⁻⁻1, तो आंसर इज ये माइनस साइन भी है -0.7 वोल्ट। ठीक, तो ये पोटेंशियल एनर्जी है किसकी, इस सिस्टम की। नाउ बी पार्ट क्या कह रहा है, वर्क डन निकालना है। कौन सा वर्क डन निकालना है, वर्क डन निकालना है सिस्टम को इनफाइनाइटली अपार्ट करने में, दोनों चार्जेस को इनफाइनाइट सेपरेशन करने में, सिस्टम को कोलैप्स करने में वर्क डन। तो वर्क डन कितना होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इतना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। सिस्टम में चार्जेस को इनफाइनाइट सेपरेशन पे ले जाने में इतना वर्क करना पड़ेगा, एक्सटर्नल एजेंसी को वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर सेम चार्जेस होते तो सिस्टम खुद वर्क करता, सेम चार्जेस होते तो ये रिपल्शन होता, रिपल्शन होने के बाद चार्जेस खुद इन्फिनिटी पे चले जाते। बट हमें यहाँ इनफाइनाइटली अपार्ट पहुँचाने के लिए चूंकि अट्रैक्शन हो रहा है, चार्जेस एक दूसरे को पुल करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो इनको इनफाइनाइट अपार्ट करने के लिए एक्सटर्नल एजेंसी को वर्क डन करना पड़ेगा, इसलिए वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है, वर्क डन पॉजिटिव होगा यहाँ पर। क्लियर हो गया। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे U2 कितनी होगी, 0, इन्फिनिटी पे लेके जाना है तो इन्फिनिटी पोटेंशियल एनर्जी 0, और इनिशियल कितनी निकाली आपने U1 0.7 -0.7 -0.7, तो कितना वर्क करना पड़ा, W = +0.7 वोल्ट। ठीक है। अब अगर आप सी पार्ट पे चले हम, तो सी पार्ट क्या कह रहा है, हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी किसके अंदर, एक्सटर्नल फील्ड में। क्लियर, मैं इसको मिटा दूं, ये 0.7 याद रखें, -0.7 है इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। ये जो कैलकुलेशन आया है हमारा वो कितना आया है, -0.7 आया है। क्लियर है। तो अब अगर हम यहाँ से सी पार्ट में अगर एनर्जी निकालें, तो यहाँ पे रेडियल फील्ड दी हुई है, ये रेडियल फील्ड है R। अगर फील्ड हमें दी हो 1/4πε0 Q/r², फील्ड अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है, तो पोटेंशियल क्या होगा, 9 × 10⁻, करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r होगा। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r। ई रिलेशन से भी देख सकते हैं ना आप, E = -dV/dr आता है। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे ना तो ये मिल जाएगा। ठीक है, या इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये मिल जाएगा। तो जब भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² मिले फील्ड, तो पोटेंशियल क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r होगा। ठीक है, तो ये आपका पोटेंशियल मिल गया आपको, इस फील्ड से आपको पोटेंशियल मिल गया। अब ये जो चार्जेस हैं इस रेडियल फील्ड में, ऐसा रेडियल फील्ड है, ऐसा रेडियल फील्ड, ऐसे चल रहा रेडियल फील्ड, तो ये कौन सी लोकेशन है, r = 9 सेंटीमीटर। ये कौन सी लोकेशन है, ये भी r = 9 सेंटीमीटर है। अब चार्जेस एक्सटर्नल फील्ड में, ऐसे एक्सटर्नल फील्ड में है, ये रेडियल फील्ड के अंदर है, ऐसा रेडियल फील्ड है जो ओरिजिन से इनिशिएट कर रहा है, इसको r मान लो, ये r = 0 पॉइंट है। ठीक है, तो जब आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, अब अगर आप यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, देखें, U = Q1 इंटू, इसको मैं A मान लूँ, इसको मैं B मान लूँ, तो Q1 × VA, ये चार्ज आपका Q1 हो गया, प्लस Q2 × VB, ये चार्ज आपका Q2 हो गया, -2 रखना है, प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 R12, ये आपने निकाल लिया अभी
माइनस 0.7 वोल्ट। चार्जेस को Q1 Q2 को उनके साइन के साथ रखना है, तो U इज इक्वल टू Q1 रखो। Q1 कितना है 7 माइक्रोकूलम, यानी 7 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। V रखो, VA रखो, VA कितना है 9 इंटू 10⁵, 9 इंटू 10⁵। R रख दो यहाँ पे, R रख दो। R कितना है यहाँ से, ये R बराबर 0 पॉइंट है, यहाँ से यहाँ R कितना है 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर का मतलब ये हो गया कितना, सेंटीमीटर को मीटर में डालोगे 9 इंटू 10⁻², मीटर, ठीक है। Q2 को रखो, Q2 कितना है -2 माइक्रोकूलम है, तो यहाँ पे -2 माइक्रोकूलम डाल दो तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। VB रखो, VB B फील्ड की वजह से B पे पोटेंशियल बताना है, तो B की डिस्टेंस कितनी है यहाँ से, ये वाला पॉइंट आपका R बराबर 0 पॉइंट है, ये पॉइंट R बराबर 9 है, तो यहाँ पे R बराबर 9 डाल दो, 9 सेंटीमीटर डाल दो, तो 9 इंटू 10⁵, 9 इंटू 10⁵, 9 सेंटीमीटर को आप क्या लिख देंगे 9 इंटू 10⁻⁻2 लिख देंगे। और इस पूरे को हमने सॉल्व कर लिया है कितना, -0.7, क्लियर। तो ये आपका आ गया 9 से 9 कैंसिल हो गया, यहाँ ऊपर हो गया आपका ये कितना 7, 7 - 6 10, तो ये आ गया आपका 70, और ये 9 से 9 यहाँ कैंसिल हो गया, 7 - 6 10, 2 इंटू 10 ये आ गया -20, और ये आ गया -0.7, तो 7 - 20 इज 50 एंड 50 - 0.7 इज 49.3, तो आंसर इज 49.3 जूल। तो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी 49.3 जूल। तो चार्जेस का फर्स्ट पार्ट का आंसर है आपका -0.7 जूल, ठीक है। सेकंड पार्ट का आंसर है आपका 0.7 जूल, और लास्ट पार्ट का आपका आंसर है 49.3 जूल। क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। देखें बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक देखें, नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर में द फर्स्ट पॉइंट इज कि अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन excess charge resides only on outer surface of conductor। पहला पॉइंट है, एक्सेस चार्ज जो है वो कहाँ रिसाइड करता है, ओनली ऑन आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। द सेकेंड पॉइंट इज, ये सारे पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, एक जगह ले रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें से हम पढ़ चुके हैं कि अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि इंटायर बॉडी ऑफ कंडक्टर, इंटायर बॉडी ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इनको आपने मेमोराइज कर लेना है, एकदम याद कर लेना है, एक एक पॉइंट को, बहुत जरूरी पॉइंट्स हैं ये। इंटायर बॉडी ऑफ कंडक्टर इंक्लूडिंग इट्स सरफेस, इंक्लूडिंग इट्स सरफेस इज एट कांस्टेंट पोटेंशियल। कंडक्टर की इंटायर बॉडी, उसकी सरफेस को इंक्लूड करते हुए इंटायर बॉडी ऑफ कंडक्टर इज एट कांस्टेंट पोटेंशियल, ठीक है। अगर कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, नॉट ओनली स्फेरिकल कंडक्टर, किसी भी शेप का कंडक्टर है, आर्बिट्ररी शेप्ड कंडक्टर है, तो जो उसकी सरफेस पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो वही पोटेंशियल होगा एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस, और वही सेम पोटेंशियल होगा इनसाइड एट एवरी पॉइंट,
ठीक है, वही सेम पोटेंशियल होगा इनसाइड एट एवरी पॉइंट। तो कंडक्टर की इंटायर बॉडी उसकी सरफेस को इंक्लूड करते हुए कांस्टेंट पोटेंशियल पे होती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। क्यों होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर? हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस में इस बात को देख चुके हैं, क्योंकि कंडक्टर की सरफेस इक्वी पोटेंशियल होती है, और अगर एक सरफेस इक्वी पोटेंशियल है तो लाइन मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस। अगर लाइन सरफेस के नॉर्मल नहीं हुई तो वर्क डन मिल जाएगा, और वर्क डन मिलने का मतलब सरफेस इक्वी पोटेंशियल नहीं होगी। क्लियर? तो ये मैं बात वहाँ इक्वी पोटेंशियल सरफेस में इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो याद रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ऑलवेज क्या होती है, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर होती हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द सरफेस ऑफ कंडक्टर, नियर द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कंडक्टर की सरफेस के नियर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। कंडक्टर किसी भी शेप का होगा, सिग्मा क्या है, उस नियर बाई एरिया पर, वो जो नियर बाई एरिया है जहां पे आप फील्ड देख रहे हैं, उस नियर बाई एरिया पर कंडक्टर की सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इंटायर कंडक्टर पे वेरी कर सकती है। कैसे वेरी कर सकती है सरफेस चार्ज डेंसिटी? ये सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है कंडक्टर पे, सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे वेरी करेगी बच्चों? अगर इस सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम देखें तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का वेरिएशन सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रेडियस ऑफ कर्वेचर के। ठीक है, अगर मेरे पास ऐसा कोई कंडक्टर है, मान लो ये कंडक्टर है, कैसा कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है, तो इस स्फेरिकल कंडक्टर के एवरी पॉइंट की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो सेम है। क्या है, इस पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो सरफेस है, इस पॉइंट का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितना है, ये है r, रेडियस ऑफ स्फीयर। तो इसी तरीके से एवरी पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है। क्या है वो, रेडियस ऑफ स्फीयर। तो जब मैं ऐसे कंडक्टर को चार्ज करूंगा तो ऐसे कंडक्टर को चार्ज करने पे क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा यूनिफॉर्मली। और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये हुआ कि एट एवरी पॉइंट सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगी वो क्या होगी, सेम होगी। चार्ज यूनिफॉर्म मैनर में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, एट एवरी पॉइंट सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम होगी। जब सरफेस चार्ज डेंसिटी एट एवरी पॉइंट सेम होगी तो फील्ड नियर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, अगर यहाँ पे फील्ड की वैल्यू E1 है, यहाँ पे फील्ड की वैल्यू E2 है, यहाँ नियर द सरफेस E3 है, और यहाँ नियर द सरफेस E4 है, तो ये सारी वैल्यूज जो होंगी वो क्या होंगी, आपस में इन फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा वो, E1 इज इक्वल टू E3, E2 इज इक्वल टू E3 इज इक्वल टू E4। और आपने निकाला है ना, क्या निकाला है, 1/4πε0 फील्ड नियर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज Q/r²। और जब आप इसको यहाँ Q को रखेंगे, इस Q को, इस चार्ज को जब आप रखेंगे क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू टोटल सरफेस एरिया 4πr²। तो 4π से 4π कटेगा तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन r² से r² कट जाएगा। तो आपका क्या आएगा, वही जो मैंने यहाँ लिखाया कि फील्ड नियर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन अगर कंडक्टर हमारा ऐसा सिमेट्रिक कंडक्टर नहीं है, कंडक्टर हमारा कुछ ऐसा है, मान लो आर्बिट्रेरी शेप्ड कंडक्टर है, ऐसा कंडक्टर है,
अगर ये कंडक्टर है, ठीक है, ऐसा मैंने कोई शेप ले लिया अपनी तरफ से, ऐसा कोई कंडक्टर है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ सरफेस चार्ज डेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं अगर इस पॉइंट की सरफेस चार्ज इस पॉइंट का अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर देखूँ तो इस पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? इस पॉइंट को मैं अगर एक स्फीयर के अंदर ले लूँ तो इस स्फीयर का जो रेडियस है, इस पॉइंट को अगर मैं एक स्फीयर के अंदर ले लूँ, एक ऐसा स्फीयर ड्रॉ करूँ कि ये पॉइंट उस स्फीयर की सरफेस पे आ जाए, तो इस स्फीयर का जो रेडियस है वो इस पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर है। इस पॉइंट के लिए अगर मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर देखूं तो इसको मैं एक स्फीयर में ले लूं, अगर मैं इस पॉइंट के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर देखूं तो इसको मैं एक स्फीयर में ले लूं, और इस पॉइंट के लिए मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर देखूं तो इसको मैं एक स्फीयर में ले लूं। ठीक है, तो सबसे कम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ है? यहाँ पर है, कोना निकला हुआ यहाँ पे शार्प एज है। ये शार्प एज, जितनी ज्यादा शार्प एज होगी कंडक्टर की जितनी ज्यादा शार्प एजेस होंगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना ज्यादा स्मॉल होगा। और जब रेडियस ऑफ कर्वेचर स्मॉल होगा तो ऐसे कंडक्टर को जब हम चार्ज करेंगे तो मोस्ट ऑफ द चार्ज होगा वहां पे जाके इकट्ठा हो जाएगा जहां कंडक्टर की शार्प एजेस हैं। तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होगी। उसके बाद कहाँ होगी सरफेस चार्ज डेंसिटी? उसके बाद सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ होगी, उसके बाद यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर। ठीक है, तब इस कंडक्टर पे जो चार्ज आएगा वो कैसा चार्ज होगा? नॉन यूनिफॉर्म मैनर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा बच्चों। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का। चूंकि यहाँ सिग्मा सबसे ज्यादा है, चार्ज पर यूनिट एरिया यहाँ सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें E1 है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देखें E2 है, और यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E3 है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर E4 है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ? यहाँ पे सबसे कम R1 कम है, किससे? R4 से, और R4 कम है किससे? R2 से, और R2 कम है किससे? R3 से। जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा वहां सरफेस चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा चार्ज एक्यूमुलेट होगा इस जगह पे आकर। क्लियर? और जहां सरफेस चार्ज डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज सिग्मा अपॉन एप्स नॉट, तो यहाँ पे फील्ड का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे फील्ड का मैग्नीट्यूड E4 से, और E4 पे ज़्यादा है E2 से, और E2 पे ज़्यादा है कहाँ से? E3 से। क्लियर? ठीक है, अगर हमें इलेक्ट्रॉन गन बनानी होती है तो कैसे बनाते हैं हम इलेक्ट्रॉन गन? इलेक्ट्रॉन गन ऐसे बना सकते हैं। ये ऐसा कंडक्टर ले लें अगर हम कॉम्ब शेप का, ये कॉम्ब शेप है कंडक्टर का। ठीक है, ये कॉम्ब शेप है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शार्प एजेस हैं। अगर हम इस कंडक्टर को चार्ज कर दें या जनरेटर लगा के इसको अगर हम चार्ज ट्रांसफ़र करें, तो ये जो इतनी ज़्यादा शार्प एजेस हैं कि इन शार्प एजेस पे चार्ज रुक ही नहीं सकता। क्यों नहीं रुक सकता? क्यों नहीं रुक सकता है बच्चों? मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। क्यों नहीं रुक सकता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी होने की वजह से, बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी होने की वजह से क्या होगा, इस कॉम्ब के सराउंडिंग में जो एयर है, सराउंडिंग में जो एयर है, आप जानते हैं, जगह मेरे पास बोर्ड पे नहीं है, अगर मैं इसको मिटा दूं, अगर मैं इसको मिटाऊं तो मेरे पास, आप जानते हैं, ठीक है, आप जानते हैं कि ये हमारे पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कहाँ फोर्स लगता है? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये कोई मॉलिक्यूल है तो इस मॉलिक्यूल में दो चार्जेस होंगे, एक नेगेटिव चार्ज होगा और एक कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये कोई मॉलिक्यूल है, एयर का मॉलिक्यूल है, तो एयर के मॉलिक्यूल के पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स इधर लग रहा होगा और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स इधर लग रहा होगा। ठीक है, तो ये इस मॉलिक्यूल पे ऐसे पुल आ रहा होगा, दोनों तरफ से ऐसे पुल आ रहा होगा इस मॉलिक्यूल पे। ठीक है, इधर से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पे पुल आ रहा होगा और इधर से पॉजिटिव चार्ज ऐसे खिंच रहा होगा, इधर को फील्ड है। अगर हम इस फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाते चले जाएं, फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाए, तो फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ने से क्या होगा? ये जो दोनों तरफ से जो फोर्स है ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि फील्ड की वैल्यू बढ़ के इतनी हो जाए,
फील्ड की वैल्यू बढ़ के इतनी हो जाए कि ये फील्ड की वजह से इस मॉलिक्यूल पे जो फोर्स है वो फोर्स इलेक्ट्रॉन को इस मॉलिक्यूल से नॉकआउट कर दे, बाहर निकाल दे। जब इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल को छोड़ के भागेगा तो छोड़ के भागने की वजह से क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन ये आया मॉलिक्यूल से बाहर और ये पीछे पॉजिटिव आयन बचा रह गया। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा मॉलिक्यूल का आयनाइजेशन। क्या हो जाएगा आयनाइजेशन। अब यहाँ एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। और मॉलिक्यूल जितना भी एयर होगा, जितने भी एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई होगी, एयर के जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आयनाइज हो जाएंगे। ठीक है, इस आयनाइजेशन की वजह से क्या होगा, ये आयनाइजेशन की वजह से क्या होगा कि अगर आयनाइजेशन हुआ तो ये घटना जो है, ये घटना इस मीडियम का क्या कहलाती है, ब्रेकडाउन कहलाती है। क्या कहलाती है, ब्रेकडाउन। ठीक है, इस मीडियम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू, जिस वैल्यू पे पहुंचकर ये मीडियम आयनाइज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की उस वैल्यू को उस मीडियम की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। अभी हम कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे, इसके बाद इस डिस्कशन को कंप्लीट होने के बाद, पोटेंशियल और एनर्जी के डिस्कशन के बाद हम कैपेसिटर स्टार्ट करने जा रहे हैं। वहाँ पे ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की हमें ज़रूरत पड़ेगी और करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल की वैल्यू है, करस्पॉन्डिंग वो पोटेंशियल की वैल्यू जिस पोटेंशियल पे पहुँच के ये मीडियम, जो मीडियम आयनाइज हो रहा है, उस मीडियम को आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। मैं इस कॉम से यहाँ पहुँचा हूँ, इस पर अभी वापस आता हूँ। ठीक है, कुछ समझाना चाह रहा हूँ मैं यहाँ। ठीक है, ये दोनों टर्म हमारे मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज हो रहे होंगे कैपेसिटर में, आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसी भी मीडियम के लिए अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वो वैल्यू है जिस वैल्यू पर मीडियम जो है क्या हो जाएगा, आयोनाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आयनाइज मीडियम हो जाएगा। और करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल है, जिस पोटेंशियल पे वो मीडियम आयनाइज हो रहा है, उस करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल की उस वैल्यू को क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। तो ये दो टर्म आप याद रखेंगे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो मैंने क्या बताया यहाँ पे कि ये कॉम नुमा शेप जो है आपका, चूंकि यहाँ पे ये इतनी शार्प एजेस हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑलमोस्ट जीरो है, नेग्लिजिबल है। तो जब रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत स्मॉल है तो इन शार्प एजेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा हाई होगी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी हाई होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द शार्प एजेस ऑफ दिस कंडक्टर बहुत ज़्यादा हाई होगी। ये हाई वैल्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, सराउंडिंग एयर को या सराउंडिंग जिस मीडियम में ये कॉम रखा है उस सराउंडिंग मीडियम को आयनाइज कर देगा। जब सराउंडिंग मीडियम आयनाइज होगा तो लार्ज क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे, पॉजिटिव आयन जनरेट होंगे। तो वो इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव चार्ज, इसे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन चले गए। तो वो जो इलेक्ट्रॉन होंगे जो यहाँ एयर में जनरेट हो रहे होंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स को ये पॉजिटिव चार्ज खींच लेगा और खींच के क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज। ये मेटल क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। और जैसे ही न्यूट्रल होगा तो इतना ही पॉजिटिव चार्ज कहाँ अपीयर होगा, सेम पॉजिटिव चार्ज एयर में। तो मैं ये कहूंगा कि ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज जो है ये सराउंडिंग एयर को लीक कर गया। ये सारा का सारा इस पॉजिटिव चार्ज सराउंडिंग एयर को लीक कर गया। मींस इस कंडक्टर जो होगा, जब भी इस कंडक्टर पे चार्ज को हम चार्ज करेंगे ऐसे कंडक्टर को, तो ये कंडक्टर सारे के सारे चार्ज को शूट कर देगा, सराउंडिंग एयर को शूट कर देगा। ठीक है, इसको आप इलेक्ट्रॉन गन भी कह सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन गन ना कह के चार्ज गन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये घटना कंडक्टर के लिए, ये जो घटना है वो क्या कहलाती है, कोरोना डिस्चार्ज कहलाती है। क्या कहलाती है, कोरोना डिस्चार्ज। नीचे नहीं दिख रहा, अगर मैं यहां लिख दूं, क्या कहलाती है, क्या बोला मैं, कोरोना डिस्चार्ज। वेन डी ग्राफ जनरेटर में इस कोरोना डिस्चार्ज का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वेन डी ग्राफ जनरेटर आगे पढ़ेंगे हम कैपेसिटर में, कैपेसिटर के बाद। तो इस
कैपेसिटर के बाद पढ़ रहे होंगे, इस कोरोना डिस्चार्ज का वहाँ इस्तेमाल करते हैं, कॉम शेप के कंडक्टर को वहाँ यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये कॉम शेप का कंडक्टर जो होगा चार्ज को होल्ड कर ही नहीं सकता, जैसे ही इसके ऊपर चार्ज आएगा ये चार्ज को जो क्या कर देगा, शूट कर देगा सराउंडिंग को, बिकॉज ऑफ दिस आयनाइजेशन। ठीक है, ये घटना क्या कहलाती है, क्या कहा मैंने, कोरोना डिस्चार्ज कहलाती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। इतनी बात आई होप आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, इन सब टर्म्स को ध्यान रखें, मैं इन सब टर्म्स को आगे भी लिखाऊंगा, आगे इनको मैं इनकी डेफिनेशंस वगैरह डिटेल में लिखाऊंगा कैपेसिटर में। बात समझ में नहीं आई हो तो एक बार और वीडियो को बैक जाके दोबारा सुने, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, जो भी है पॉइंट नंबर देख लेना, क्या था पॉइंट नंबर, कैविटी इनसाइड कंडक्टर। कैविटी इनसाइड कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर अगर कैविटी है कोई, मान लो हमारे पास पहली सिचुएशन ये है, दो सिचुएशन में यहाँ पे मैं, ये हमारा कंडक्टर है, ये इसके अंदर कैविटी है, ये कंडक्टिंग मटेरियल है। तो एक बात कान खोल के सुन लें कि एक्सेस चार्ज कभी भी कंडक्टिंग मटेरियल में कभी भी नहीं जाता। एक्सेस चार्ज कभी भी मटेरियल में नहीं होगा, अंदर कंडक्टिंग मटेरियल में, ये जो मटेरियल है यहाँ कभी भी एक्सेस चार्ज नहीं होगा। अगर मैं एक्सेस चार्ज दूंगा तो एक्सेस चार्ज रिसाइड करता है इस कंडक्टर की दो सरफेस हैं, एक है आउटर बाहरी सरफेस और दूसरी इनर सरफेस। ये कैविटी है, ये कैविटी है यहाँ। ठीक है, तो एक इनर सरफेस और एक आउटर सरफेस। तो एक्सेस चार्ज रिसाइड करता है कहाँ, ओनली ऑन आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर। जब एक्सेस चार्ज आउटर कंडक्टर पे रिसाइड कर रहा है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज इज केप्ट इनसाइड कैविटी। क्या सिचुएशन है, नो चार्ज इज केप्ट इनसाइड कैविटी। और Q क्या है, ये Q क्या दिया मैंने, एक्सेस चार्ज। तो Q जो है हमने कंडक्टर को एक्सेस चार्ज दिया है, कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं रखा, तो कैविटी के अंदर कोई फील्ड नहीं होगी, ई कैविटी, यहाँ पे कोई फील्ड नहीं। और मटेरियल में तो कोई फील्ड होती ही नहीं, याद रहे, यहाँ भी फील्ड हमेशा जीरो, यहाँ भी फील्ड हमेशा जीरो। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने हाइपोथेटिकल तरीका इजाद किया है। तो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम वहीं पर ड्रॉ कर रहे होंगे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है कंडक्टर में, सरफेस से शुरू करके इन्फिनिटी तक। कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, कंडक्टर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ एग्जिस्ट करती है, सरफेस से शुरू करके इन्फिनिटी तक। तो अगर मैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से चलेंगी, सरफेस से चलेंगी, इन्फिनिटी तक जाएंगी। और सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, नॉर्मल टू द सरफेस होंगी। क्यों होंगी आपसे पूछ ले, इसलिए होंगी बिकॉज द कंडक्टिंग सरफेस इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लाइंस जो हैं वो कैसी होती हैं, नॉर्मल होती हैं। ठीक है, तो ये ऐसे फील्ड लाइंस होंगी, फील्ड लाइन सरफेस से स्टार्ट करेंगी और कहाँ पे जाके खत्म हो जाएंगी फील्ड लाइंस, इन्फिनिटी पे जाके खत्म हो जाएंगी। ठीक है, अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इन्फिनिटी से स्टार्ट करके कंडक्टर की सरफेस पे आके टर्मिनेट हो रही होंगी ऐसे। ठीक है, ये इन्फिनिटी, तो ये हमने इसका फील्ड दिखाया है, ऐसे आप फील्ड लाइंस प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ ये इसकी फील्ड लाइंस हैं, इस कंडक्टर की फील्ड लाइंस हैं। तो आपके पास क्या है कि कंडक्टर में जो फील्ड लाइंस हैं वो कहाँ से शुरू होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ होंगी, ई लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो कहाँ से कहाँ होगी, सरफेस से शुरू करके मेरे बच्चों कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। सरफेस से शुरू करके कहाँ, इन्फिनिटी तक। ठीक है, और ई लाइंस भी कहाँ से कहाँ होंगी, ई लाइंस भी जो होंगी वो कहाँ से कहाँ होंगी, सरफेस से इन्फिनिटी तक। याद रहे, सरफेस पे इक्वल का साइन नहीं लगेगा। ठीक है, जस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, जीरो होती है।
इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है? इमीडिएटली आफ्टर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। इसलिए मैंने लिखाया है इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नाउ और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या है? जीरो है। मटेरियल में कोई फील्ड नहीं, कैविटी में कोई फील्ड नहीं, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड कहाँ है? यहाँ जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड वहाँ होती है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। याद रहे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो वहाँ एनर्जी स्टोर्ड नहीं है। तो यहाँ कंडक्टर में कोई एनर्जी स्टोर्ड नहीं है, कंडक्टर में कोई एनर्जी स्टोर्ड नहीं है किसी भी तरीके की, कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड नहीं है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड कहाँ से कहाँ तक है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड जो रीजन है वो है जहाँ फील्ड है। फील्ड कहाँ से है? सरफेस से शुरू करके इन्फिनिटी तक। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कहाँ से कहाँ तक स्टोर्ड है? सरफेस से शुरू करके इन्फिनिटी तक। यहाँ अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड क्या है? जीरो है, अंदर फील्ड जीरो है। तो कंडक्टर की इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? कहाँ पे करते हैं कंडक्टर की इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल? एक टर्म और आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में। शील्डिंग आप समझते होंगे, प्रोटेक्शन में, प्रोटेक्ट करने में। किसको प्रोटेक्ट करने में? ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सपोज होने की वजह से जो या तो खराब हो सकता है या जिसकी रीडिंग गड़बड़ हो सकती है, एररफुल रीडिंग दिखा सकता है एक्सटर्नल फील्ड की वजह से, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को फील्ड से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हम ऐसी मेटालिक केसिंग में बंद कर देते हैं, मेटालिक बॉक्स में बंद कर देते हैं। ठीक है, मेटालिक बॉक्स में उस इंस्ट्रूमेंट को बंद कर देते हैं। ठीक है, उसी इंस्ट्रूमेंट मेटालिक बॉक्स में बंद करके इंस्ट्रूमेंट का इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट कर रहे होते हैं। जब भी वो इंस्ट्रूमेंट किसी फील्ड में एक्सपोज अगर हो गया, फील्ड अगर आ गई, तो अंदर फील्ड की वैल्यू हमेशा क्या बनी रहती है? ज़ीरो। और इंस्ट्रूमेंट की ना तो रीडिंग गड़बड़ होती है, ना इंस्ट्रूमेंट ख़राब होता है। इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर? एक पॉइंट और है यहाँ जो पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि जस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डिसकंटिन्यूअस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक EFL समझ जाना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्या हैं? डिसकंटिन्यूअस हैं। कहाँ पे? जस्ट ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो कंडक्टर की सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कैसी होती हैं? डिसकंटिन्यूअस होती हैं, जस्ट ऑन द सरफेस। ठीक है ना, अब हमने क्या करा? दूसरा केस हम ले रहे हैं यहाँ, अ चार्ज Q इज केप्ट इनसाइड कैविटी। अ चार्ज Q, स्मॉल q, इज केप्ट इनसाइड कैविटी। कैविटी के अंदर हमने एक चार्ज Q को डाल दिया। ठीक है, तो चार्ज Q इज केप्ट इनसाइड कैविटी। ये कैविटी है, ये आपका मेटालिक मटेरियल है। ठीक है, और ये Q इज केप्ट इनसाइड द कैविटी। इस चार्ज Q को हमने यहाँ कैविटी में रख दिया। ठीक है, अगर मैं चार्ज Q को कैविटी में रख दूं प्लस Q चार्ज को मैंने रख दिया, तो क्या होगा मेरे बच्चों? अगर हम जस्ट इमीडिएटली यहाँ पे, ये मटेरियल है, मटेरियल में फील्ड हमेशा जीरो होगी, याद रहे। मटेरियल में कभी भी, मेटालिक मटेरियल में कभी फील्ड नहीं होगी। ठीक है, मेटालिक मटेरियल में कभी फील्ड नहीं होगी, ऑलवेज जीरो होगी। मेटालिक मटेरियल में अंदर कोई चार्ज नहीं होता, एक्सेस चार्ज नहीं होता। चार्ज जो होता है वो ऑलवेज सरफेस पे होता है कंडक्टर की। एक्सेस चार्ज ऑलवेज कहाँ होता है? ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो अंदर मेटालिक मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? ऑलवेज जीरो। तो यहाँ पे फील्ड जीरो है। जब यहाँ पे फील्ड जीरो है तो मैं अगर जस्ट इमीडिएटली आफ्टर द इनर सरफेस, ये जो इनर सरफेस है कंडक्टर की, इस इनर सरफेस के जस्ट इमीडिएट बाद अगर मैं गॉसियन सरफेस कंसिडर कर लूँ,
मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। ये जो डिस्कशन है आपका एनसीईआरटी में एडिशनल प्रॉब्लम में ये डिस्कशन उसने पूछा है। अब चार्ज क्यू इज केप्ट इनसाइड द कैविटी एक्सप्लेन करिए। अगर मैं इनर सरफेस के जस्ट आउटसाइड इमीडिएटली बाहर को मटेरियल के अंदर एक गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लूँ, क्या अज्यूम कर ली मैंने, ये गॉसियन सरफेस इन द मटेरियल ऑफ दिस कंडक्टर, गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे इस गॉसियन सरफेस के इस पॉइंट पे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, चूंकि मटेरियल है सरफेस, मटेरियल में फील्ड ली है, तो मटेरियल के अंदर जो फील्ड है मेटल के अंदर, ई मेटल, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहाँ, ई मेटल क्या है, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहाँ, जीरो है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू दिस गॉसियन सरफेस क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस अगर मैं लगाऊंगा तो चूंकि यहाँ पे फील्ड जीरो है तो फ्लक्स क्रॉसिंग ई बराबर जीरो रखूँ मैं यहाँ पे, इसकी वैल्यू अगर मैं जीरो बिठाऊँ तो फ्लक्स जो है वो क्या है, जीरो है। तो नेट फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस जो है वो क्या है, जीरो है। तो इस गॉसियन सरफेस से क्रॉस होने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है। और अगर हम गॉस थ्योरम लगाएं तो गॉस थ्योरम क्या कहती है कि फ्लक्स, नेट फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस किसके इक्वल होता है, चार्ज इनक्लोज्ड, नेट चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो फ्लक्स इज जीरो, टोटल फ्लक्स क्रॉसिंग इज जीरो, सो देयरफॉर नेट चार्ज इनक्लोज्ड अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम, नेट चार्ज इनक्लोज्ड the Gaussian surface must be zero. Net charge enclosed inside the Gaussian surface must be zero because flux zero है, ठीक है। अब नेट चार्ज जीरो होने का क्या मतलब, अभी मुझे क्या दिख रहा है यहाँ, गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है, प्लस क्यू। गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है, प्लस क्यू। तो नेट चार्ज जीरो इनक्लोज कब होगा, नेट चार्ज जीरो कब हो जाएगा, जब इतना ही नेगेटिव चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर होगा, ठीक है। सो देयर मस्ट बी माइनस क्यू चार्ज inside the Gaussian surface, inside the Gaussian surface means inside the cavity। तो इसका मतलब ये हुआ कि Gaussian surface के अंदर क्या होना चाहिए, there must be a minus q charge inside the Gaussian surface। चूंकि प्लस क्यू पहले से है, माइनस क्यू भी होगा और प्लस क्यू माइनस क्यू मिलकर नेट क्या दे रहा होगा, जीरो। तो होगा क्या कि जैसे ही, कैसे आएगा माइनस क्यू चार्ज, जैसे ही हम कैविटी के अंदर प्लस क्यू चार्ज रखेंगे तो प्लस क्यू चार्ज रखने की वजह से ये प्लस क्यू चार्ज इस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन इतने पुल होंगे कि इंटरनल सरफेस के ऊपर, जो इनर सरफेस है, ये इनर सरफेस है, वो इतने इलेक्ट्रॉन आके इकट्ठा हो जाएंगे कि टोटल उनका चार्ज मिलके जो है यहाँ पे सरफेस पे ये सारा नेगेटिव चार्ज मिलके कितना दे रहा होगा, टोटल काउंट माइनस क्यू। ये सब टोटल काउंट मिलके कितना हो जाएगा, माइनस क्यू के बराबर। तो नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस क्या हो गया, जीरो। तो जैसे ही हम प्लस क्यू चार्ज रखेंगे इनसाइड द कैविटी तो इतना ही इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इनर सरफेस पे अपीयर होगा, ठीक है। अब आप लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी लगाओगे। लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या, कि किसी भी बॉडी में नेट चार्ज क्या होता है, जीरो। अब ये जो माइनस क्यू चार्ज है इसमें बाहर से आया हुआ चार्ज नहीं है कि बाहर से हमने इलेक्ट्रॉन डाल दिए, इसके इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो गई। जब इसके इलेक्ट्रॉन इस मटेरियल के इलेक्ट्रॉन इनर सरफेस में शिफ्ट हो गए, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन तो इनर सरफेस पे जितना नेगेटिव चार्ज आया, नेट इस पे जीरो है ना, इसको चार्ज नहीं दिया है मैंने, क्यू चार्ज, ये क्यू चार्ज इसको नहीं दिया मैंने इस कैविटी के अंदर रखा है चार्ज, तो नेट चार्ज इस पे जीरो ही बना रहेगा। तो अगर इसकी इनर सरफेस में माइनस क्यू चार्ज अपीयर हुआ है तो इतना ही इक्वल एंड अपोजिट चार्ज कहां अपीयर होगा, फार सरफेस पे अपीयर होगा। फार मींस आउटर सरफेस पे अपीयर होगा, इतना ही इक्वल एंड अपोजिट चार्ज।
कितना होगा वो चार्ज, जितना ये माइनस क्यू है उतना ही। ये कहां से आया माइनस क्यू और प्लस क्यू, इस चार्ज क्यू के रखने की वजह से, इस क्यू का इफेक्ट। क्लियर? मैंने यहां अभी एक्सेस चार्ज नहीं दिया है इसको, एक्सेस चार्ज यहां दिया था मैंने। एक्सेस चार्ज कहां रिसाइड करता है, ओनली ऑन आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर। अब अगर हम इसको साथ में एक्सेस चार्ज भी दे दें तो एक्सेस चार्ज ऑलवेज कहां रिसाइड करता है, ओनली ऑन आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अगर मैं एक्सेस चार्ज इसको दे दूं तो टोटल चार्ज ऑन द आउटर सरफेस कितना हो जाएगा, Q प्लस Q। ये कौन सा चार्ज है, एक्सेस चार्ज। तो आउटर सरफेस पे एक्सेस चार्ज आउटर सरफेस पे ही जाएगा, याद रहे। एक्सेस चार्ज कहां जाएगा, आउटर सरफेस पे ही जाएगा। ठीक है, तो टोटल चार्ज आउटर सरफेस पे कितना हो जाएगा आपका, जो आउटर सरफेस पे जो टोटल चार्ज है वो आपका कितना हो जाएगा, Q प्लस Q। क्लियर? तो आपने ऐसे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखें तो अब कैविटी के अंदर यहां पर फील्ड एग्जिस्ट कर जाएगी। इफ नो चार्ज इज केप्ट इनसाइड द कैविटी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी क्या होगी, 0। इफ चार्ज इज केप्ट इनसाइड द कैविटी तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर जाएगी। कैसे देखें, तो चूंकि यहां पर इनसाइड द कैविटी कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, बट यहाँ फील्ड एग्जिस्ट कर जाएगी। फील्ड कैसे एग्जिस्ट करेगी कि कैविटी के अंदर फील्ड चार्ज से शुरू करके सरफेस पे जाके टर्मिनेट होगी, नॉर्मली 90 डिग्री पे टर्मिनेट होगी। ऐसे 90 डिग्री पे फील्ड लाइन ऐसे टर्मिनेट होंगी, ठीक है। सरफेस पे फील्ड लाइन 90 डिग्री पे होती है, याद रखना, कंडक्टर की सरफेस पे ऐसे होंगी, ठीक है। फिर यहाँ कोई फील्ड लाइन्स नहीं होंगी बिकॉज मटेरियल में फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती। उसके बाद फील्ड लाइंस कहाँ से चलेंगी, सरफेस से चलेंगी इन्फिनिटी तक। कोई बात नहीं समझ में आए तो मेरे से पूछ लेना। ऐसे सरफेस से इन्फिनिटी तक फील्ड लाइंस को चला दो, ठीक है। ऐसे सरफेस से स्टार्ट होंगी, सब जगह एवरीवेयर ऐसे फील्ड लाइंस दिखा दो। और कैसी होंगी फील्ड लाइंस सरफेस पे, परपेंडिकुलर होंगी, नॉर्मल टू द सरफेस होंगी। क्लियर हो गया? तो ये कैविटी का डिस्कशन है, इफ चार्ज क्यू इज केप्ट इनसाइड द कैविटी, ठीक है। अगली क्लास में हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, कुछ स्फेरिकल कंडक्टर के कुछ और केसेस देखेंगे। पोलराइजेशन पढ़ते हुए हम कैपेसिटर स्टार्ट कर रहे होंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, एक लेक्चर करीब और लगेगा हमारा कैपेसिटर स्टार्ट होने में। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके देन।